यस, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, हम गांधी थॉट जो पढ़ रहे हैं दैट इज ए वेरी बिग थॉट, राइट। बहुत बड़ा थॉट है, ठीक है। ऐसे आमतौर पे जो फिलोसफर पढ़ रहे हैं उनसे बड़ा थॉट अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। हमने इतने सारे फिलोसफर्स पढ़े हैं, ठीक है, मल्टीपल फिलोसफर पढ़े हैं, बट उसके अंदर सब कुछ फिलोसफर्स जो हैं वो, जैसे अमर्त्य सेन पढ़ा तो वो इकोनॉमिक फिलोसफर के अंदर काउंट होंगे, राइट। जैसे हमने मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, ये सब चीजें पढ़े, हर्बर्ट स्पेंसर, ये फिलोसफर्स पढ़े हैं, ठीक है, टी एच ग्रीन पढ़े हैं, तो पर्टिकुलर सोशल डायमेंशन के अंदर ही है। ये जो फिलोसफर हैं गांधी, ये सोशल डायमेंशन में भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डायमेंशन में भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस डायमेंशन में भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसलिए इन फिलोसोफर का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, राइट। हमने बुद्धा हम पढ़ लें, हम आचार्य शंकर पढ़ लें, रामानुज पढ़ लें, कोई भी फिलोसफर अगर हम पढ़ते हैं, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर ही बात करते हैं, है ना। ये रिलीजियस फिलोसफर है, ये रिलीजियस फिलोसफर भी है। गांधी इज ए रिलीजियस फिलोसफर आल्सो, सोशल फिलोसफर आल्सो, पॉलिटिकल फिलोसफर आल्सो, इकोनॉमिक फिलोसफर आल्सो। गवर्नेंस के अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट इनके सिद्धांत है। तो कोई बड़ा थॉट हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक बड़ा फिलोसफर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपको करना होगा, राइट। एथिक्स पेपर के अंदर इट इज वेरी वेरी यूजफुल। एथिक्स पेपर में बहुत सारे लोग गांधी को याद करेंगे, ठीक है, चाहे पूरे जीवन में याद नहीं करें, एथिक्स पेपर में जरूर याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंदर गांधी विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हर ही पेपर के अंदर, है ना। देखो, हिस्ट्री में तो है ही इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल डायमेंशन से भी देखो कितने सारे फील्ड है इनके, सोशल डायमेंशन से, पॉलिटिकल डायमेंशन से, रिलीजियस डायमेंशन से, इकोनॉमिक डायमेंशन से, गवर्नेंस डायमेंशन से, प्लस हिस्टोरिकल डायमेंशन, सबसे गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी को पढ़ लिया तो ये सारी डायमेंशंस आपने कहीं ना कहीं कवर कर ली। आई होप दिस इज क्लियर। पर गांधी को पढ़ने का तरीका क्या है, राइट, ये अपन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा, गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, राइट। कंट्रोवर्सीज जो है वो आप इसलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि गांधी को आप समझे ही नहीं। आपने ऊपर ऊपर से गांधी को डायमेंशन समझा, हिस्टोरिकल डायमेंशन में समझ लिया, ऐसे हिस्टोरिकल डायमेंशन में समझ के गांधी को तुम क्या करने लग गए, डिस्कस करने लग गए, तो ऑब्वियसली यू विल क्रिटिसाइज हिम। पर हो सकता है, मैं एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं गांधी जी को, हो सकता है कि इस क्लास के बाद आपको ये लगे कि हाँ भाई, गांधी के थॉट के अंदर बड़ी जान है, गांधी थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ मिथ के ऊपर से आपका थोड़ा सा डायमेंशन भी क्लियर हो, राइट, थोड़ा इग्नोरेंस हटे आपका। तो गांधी के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कैन लव गांधी, ऐसे बोलते हैं, यू कैन लव गांधी, यू कैन हेट गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी। इग्नोर तो नहीं कर पाओगे साहब, गांधी को इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो गांधी का थॉट एथिक्स पेपर के अंदर, जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लस जो सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी है, ठीक है, फिलोसफी ऑप्शन के अंदर सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी डायमेंशन, उसमें तो गांधी को यूज करना ही है आपको। मतलब इसको पर सीमित मत रखना कि कहीं एथिक्स पेपर से सीमित रख दो, हिस्ट्री से सीमित रख लो गांधी को, नहीं। बड़ा थॉट है, बड़े थॉट की थोड़ी रेस्पेक्ट करो, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। चलो, गांधी के बारे में अभी तक जो हम समझे हुए हैं, अभी तक हमने जो छोटा मोटा गांधी पढ़े हैं, राइट, वो पढ़े हैं अपन ने डीओंटोलॉजी के अंदर, है ना। डीओंटोलॉजी टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर गांधीयन इथिक्स अपन ने पढ़े थे, गांधीयन इथिक्स। और गांधीयन इथिक्स के अंदर हमने आधा अधूरा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मीन्स आर इंपॉर्टेंट देन द एंड, कि तरीके जो है, मीन्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इफ यू फॉलो योर मीन्स परफेक्टली, अगर परफेक्टली आप अपने मीन्स को फॉलो करोगे तो एंड तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गांधी वांट फ्रीडम, बट गांधी बोल रहे थे फ्रीडम के तरीके होते हैं कुछ, उन तरीकों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्या तरीके होते हैं? नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, ठीक है। और यही सुभाष चंद्र बोस और गांधी की अप्रोच के अंदर डिफरेंस था। गांधी was following the deontological approach in which Gandhi is saying means are important. If your means are upright, then your end will become and will take care of itself.
यू टेक केयर ऑफ द मीन्स की टेक केयर आप कर लो एंड अपने आप टेक केयर हो जाएगा, राइट। इसके अपन ने कई एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको। गांधी के मीन्स के अंदर हमने कहा था नॉन वायलेंस और ट्रुथ। मैंने ये बोला था नॉन वायलेंस और ट्रुथ, जब मैं आपको गांधी पढ़ाऊंगा ना तब जाकर आपको समझ में आएगा व्हाट इज एक्चुअल नॉन वायलेंस, व्हाट इज एक्चुअल ट्रुथ। तो आज हम ये समझेंगे गांधी जब कहते हैं ट्रुथ तो उसका मतलब क्या है। गांधी जब बोलते हैं अहिंसा तो अहिंसा का मतलब क्या है, व्हाट इज द वाइडर मीनिंग ऑफ दिस। इसके अलावा गांधी के और भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि उनके मीन्स के अंदर काउंट होंगे, उनके तरीके। दैट इज, जब गांधी बोलते हैं ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। जब गांधी कहते हैं असत्या, ठीक है, कि चोरी ना करो तो उसका मतलब क्या है। जब गांधी कहते हैं अपरिग्रह अपरिग्रह तो उसका मतलब क्या है। तो गांधी के मीन्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि गांधी मीन्स के ऊपर, तरीके के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। गांधी बोलते थे ऐसी फ्रीडम का मैं क्या करूंगा भाई, सुभाष ऐसी फ्रीडम का क्या करेंगे जिसके अंदर हम, जिसको वायलेंस से हमने लिए। हमको एक तरह से वाइडर एस्पेक्ट के बारे में सोचना है कि नॉन वायलेंस से हमको फ्रीडम लेनी है, तभी जाके एक चरित्र बनेगा लोगों का। अब ये क्या है नॉन वायलेंस से कैसे चरित्र बन जाएगा साहब, ये अपन को अंडरस्टैंड करना है। ट्रुथ क्या है गांधी की नजरों में, ये हमको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज ट्रुथ। तो सबसे पहले गांधी के मीन्स समझो, ट्रुथ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, परिग्रह। पहले तो हम इन मीन्स को समझ लें, ये फिर एक एस्पेक्ट गांधी का कवर होगा, एक एस्पेक्ट जो कि छोटा सा एस्पेक्ट, इसके अलावा बहुत कुछ है गांधी के अंदर जो हमको पढ़ना है। तो गांधी ट्रुथ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ट्रुथ मतलब वैसा सत्य नहीं है जैसा कि आप मानकर बैठे हो, सत्य मतलब सत्य बोलो, नहीं, सत्य बोलने वाला सत्य नहीं। दैट इज द वेरी, मतलब बहुत ही नैरो मीनिंग है सत्य का। गांधी के लिए सत्य क्या था पता है, गांधी के लिए सत्य था गॉड। गांधी कहते हैं ट्रुथ का मतलब क्या है, गॉड। गॉड को पाना, गॉड को रियलाइज करना मतलब ट्रुथ को रियलाइज करना। ट्रुथ मतलब किसी का आप सत्य जान गए, सत्य एक ही होता है, जैसे गॉड एक ही होता है ना, गॉड इज वन, गॉड इज परमानेंट, गॉड इज एब्सोल्यूट, गॉड इज इटर्नल। वैसे ही ट्रुथ जो होता है वो भी वन होता है। ट्रुथ एक ही है, सत्य एक ही है, सत्य परमानेंट है। सत्य ऐसा नहीं कि आज ये है कल ये हो जाएगा, नहीं, सत्य एक ही है। सत्य की खोज हमें करनी है, और जैसे हम सत्य की खोज करते हैं तो हम गॉड के और करीब हो जाते हैं। सत्य परमानेंट है, एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, वन है, जैसे कि गॉड है। तो इस संसार के अंदर हम जितना सत्य जाने कि सत्य किस तरफ है, सत्य की जितनी खोज करेंगे उतना हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो गांधी बोलते हैं कि सत्य का मतलब गॉड ही है, ईश्वर। जैसे हमारा जीवन जो है वो ईश्वर को खोजने में लगा रहे हैं, उसी तरह से हमारा जीवन जो है वो सत्य को खोजने में लगाए हम। जब हमको सत्य मिलेगा, जब हम किसी सत्य के करीब आएंगे, जब हमें पता लगेगा हाँ यहाँ पर सत्य है, तो हम गॉड के और करीब आ गए, गॉड को और जान गए अच्छे से थोड़ा। और धीरे 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 सत्य जो होगा दैट विल बी व्हाट, जब हम पूरे सत्य को जान जाएंगे तो पूरे गॉड को जान जाएंगे, राइट। तो ट्रुथ जो है ना, अपन अपन एक वर्ड पढ़े, सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद, और ये तो क्या है, भगवान है, सच्चित आनंद ही भगवान। ट्रुथ को भी उन्होंने कहा है ट्रुथ इज सत्य, और सत्य इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, दैट इज त्रिकाल अबाधित, अपन ने पढ़ा था आचार्य शंकर की फिलोसफी के अंदर। सत्य मीन्स जो कि प्रेजेंट रहे हर जगह, जो हर जगह प्रेजेंट है। मतलब सत्य मतलब ट्रुथ जो होता है, वो सत्य जो होता है वो हर जगह होता है।
ठीक है, आज ये सत्य ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाकर सत्य अलग हो जाएगा, नहीं, कंडीशनल हो जाएगा, नहीं, रिलेटिव हो जाएगा, नहीं। अगर नॉन वायलेंस नहीं करनी है तो नहीं करनी है, नॉन वायलेंस एक सत्य है कि नॉन वायलेंस इज गुड, नॉन वायलेंस एक धर्म है ना, इंसान का एक नेचर है नॉन वायलेंट होना, तो सत्य है भाई, ऐसा नहीं किसी कंडीशन में वो सत्य खत्म हो जाएगा, नहीं। आग का सत्य है जलाना, तो जलाएगी। पानी का सत्य है बहना, तो बहने बहेगा ही। वैसे इंसान अगर नॉन वायलेंट रहना है तो नॉन वायलेंट ही रहना है उसको, ऐसा नहीं कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो जा रहा है, नहीं, सत्य एक ही है। जैसे भगवान सब जगह प्रेजेंट रहता है ना, वैसे ही सत्य भी हर जगह प्रेजेंट है। तो ट्रुथ इज गॉड जब वो बोलते हैं ट्रुथ इज गॉड, इसका मतलब क्या है कि सत्य जो है वो गॉड के जैसा ही है ना, इट इज अकिन विद द गॉड, सत्य गॉड जैसा ही है। जैसे गॉड का ओमनी प्रेजेंस है, वैसे ही सत्य का ओमनी प्रेजेंस है ट्रुथ का। आई होप दिस इज क्लियर। ट्रुथ का मतलब क्या है, ट्रुथ का मतलब अगर हम देखेंगे तो ट्रुथ का मतलब यह है कि नॉलेज आपको गेन होनी है, जो हम कह रहे हैं कि इग्नोरेंस हटना, नॉलेज गेन होना, दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब ये नहीं कि आपने सत्य बोल दिया दैट इज ट्रुथ, नो। ट्रुथ का मतलब जानना, किसी एक चीज को जान जाना, नॉलेज को गेन कर लेना, दैट इज ट्रुथ। तो गांधी का ट्रुथ छोटा ट्रुथ नहीं है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। गांधी का ट्रुथ एक तरह से क्या है, गांधी ऐसे बोल रहे हैं कि हमने किसी चीज को रियलाइज कर लिया, जैसे भगवान को रियलाइज कैसे, लिबरेशन का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, डाउन ऑफ नॉलेज, डाउन ऑफ नॉलेज, नॉलेज आ जाती है तो लिबरेशन हो जाता है, और इग्नोरेंस का छटना, दैट इज लिबरेशन। तो सत्य का मतलब क्या है, नॉलेज ही तो है, दैट इज सत्य। उस डायमेंशन में सत्य की बात कर, गांधी ने बोला सत्य बोलो, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। गांधी ने बोला सत्य जानो, एक बार सत्य जान गए तुम, इस संसार के अंदर, इस पूरी लाइफ के अंदर आपको सत्य को ही तो जानना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जिस साइड खड़े हो वो सत्य की साइड है, समझ में आ रहा है। तो भगवान क्या है, ट्रुथ ही है एक तरह से, और ट्रुथ जो है वो ही क्या है, वो ही गॉड है, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो ट्रुथ और सत्य फॉर गांधी जी इज गॉड हिमसेल्फ। द लाइफ ऑफ मैन फॉर गांधी जी इज ए मार्च ऑफ हिज परसूट इन द सर्च ऑफ ट्रुथ और गॉड। ठीक है। तो जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है आचार्य शंकर के अंदर, जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है रामानुज के अंदर, बुद्ध के अंदर, ये सब वो ही सत्य का कॉन्सेप्ट जो है भगवान गांधी के लिए। तो किसी चीज के सत्यता को अगर हम जान जाते हैं, हम ये जान जाएं कि जैसे इनका जो सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट है वो भी सत्य से ही रिलेटेड है, अभी अपन उसको पढ़ेंगे सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट। पर पहले सत्य को समझ ले। तो महात्मा गांधी को समझने का तरीका यह है कि उनकी वर्डिंग्स को समझ लो, ठीक है, वो वर्डिंग्स क्या बोलकर गए उसके बारे में उसको समझ लो। तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं ट्रुथ के बारे में, ये महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं। अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप इन टर्म्स के प्रति काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। सत्य, चित, आनंद, जो कि गॉड के लिए यूज करते हैं, वही महात्मा गांधी हम। तो देखो, ट्रुथ इज सत्य। सत्य इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड सत्य, विच मीन्स बीइंग और दैट विच एग्जिस्ट। इट इज ट्रुथ दैट एग्जिस्ट और परवेट्स ऑल। ये ट्रुथ जो है वो हर जगह है, जैसे भगवान हर जगह वैसे ट्रुथ हर जगह। दिस इज अकिन टू द ओमनी प्रेजेंस ऑफ द गॉड। Truth, therefore, is the essence of what we call God, or truth is perhaps the most important name of the God. और जहां पे ट्रुथ है मतलब वहां पर आपको नॉलेज आ गई, देयर इज ए नॉलेज। तो सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य त्रिकाल अबाधित, जो हर काल के अंदर प्रेजेंट हो। अपन ने पढ़ा था वेदांता के अंदर। तो गांधी क्या बोल रहे हैं, गांधी बोल रहे हैं कि ट्रुथ इज दैट विच इज प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स, चाहे प्राताभाषिक में हो, पारमार्थिक में हो, व्यवहारिक में हो, सब में ट्रुथ है। ट्रुथ इज दैट परवेट्स ऑल, जो कि हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। जैसे गॉड हर जगह है वैसे ट्रुथ भी हर जगह है। वेयर देयर इज ए ट्रुथ देयर इज आल्सो नॉलेज, एंड विच इज ट्रुथ, विच इज ट्रू। वेयर देयर इज नो ट्रुथ देयर इज नो नॉलेज। द वर्ड चित और नॉलेज इज एसोसिएटेड विद द गॉड सो एज विद द ट्रुथ। तो ट्रुथ ही तो भगवान हो गया फिर।
वेयर देयर इज ट्रू नॉलेज देयर इज ऑलवेज ब्लिस। जहां पर ट्रू नॉलेज आ गई आपके पास, एक बार नॉलेज जो होती है ना, दैट इज क्यों आपको इंडियन फिलोसफी इतनी अच्छी लग रही है? क्यों आप लोग मेरे को पर्सनल मैसेज करके कह रहे हैं सर इंडियन फिलोसफी पढ़कर हमें बहुत अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है? अब हमको लग रहा है कोई और सब्जेक्ट जो है वो सब बचकाने से सब्जेक्ट। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि वो है ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज डेराइव करिए हम, वो एक बार नॉलेज आ गई, यही तो आपको आनंद आ रहा है उसको पढ़ने में। अब उसको पढ़ने में आनंदित हो गया। अब आपको सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अब आपको पॉलिटी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अब आपको ज्योग्राफी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पर ट्रू नॉलेज नहीं है। वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, मैन मेड नॉलेज। समझ मारा? इवन एज ट्रुथ इज इटर्नल सो इज द ब्लिस डेराइव फ्रॉम द। जितना ट्रुथ भी इटर्नल है, ठीक है, जैसे ट्रुथ इटर्नल होता है वैसे ब्लिस जो होती है वो भी इटर्नल होती है। तो जब आपको नॉलेज आ जाती है, जब आपको ट्रुथ का ज्ञान होता है, तो आपको एक ब्लिस की एक तरह से अनुभूति होती है, सतचित आनंद। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब गांधी जो है अपने ट्रुथ वाले कॉन्सेप्ट, क्यों हम हर जगह कहते हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस गांधी फॉलो करते हैं। गांधी से पूछा जाए कि ट्रुथ को कैसे जाने, भाई तुम बोल रहे हो नॉलेज ये तो, ये तो इसको कैसे जाने, हाउ वी गेट नॉलेज। जो आप ट्रुथ बोल रहे हो ना उसकी नॉलेज कैसे हो, तो गांधी अपना नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ट्रुथ को जानने का तरीका है नॉन वायलेंस। बहुत बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ी बात, इसलिए नॉन वायलेंस को गांधी कभी नहीं छोड़ना चाहते। नॉन वायलेंस इज द वे फ्रॉम विच यू कैन रियलाइज द ट्रुथ, या फिर हम ऐसे कहें नॉन वायलेंस वो तरीका है जिससे आप भगवान को मान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। और या हम ऐसा कहें कि नॉन वायलेंस ही एकमात्र तरीका है इस संसार के अंदर जिससे भगवान को जाना जा सकता है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। ट्रुथ को जानने का तरीका नॉन वायलेंस है, और ट्रुथ इज नथिंग बट द गॉड। तो क्यों महात्मा गांधी की अहिंसा जो है दैट इज अलग लेवल की अहिंसा, बिकॉज महात्मा गांधी की अहिंसा को आप स्पिरिचुअल अहिंसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान को जानना, भगवान को जानने का तरीका है, भगवान को जानने का टूल है नॉन वायलेंस। सर ऐसे कैसे हो सकता है नॉन वायलेंस? सिर्फ नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने भर से आप भगवान को जान सकते हैं, गॉड को जान सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। लिबरेट, ये लिबरेशन के कॉन्सेप्ट अभी अपन ने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़े वेदांता के अंदर, सांख्य फिलोसफी के अंदर, न्याय फिलोसफी के अंदर, योगा फिलोसफी के अंदर, लेकिन इन सब की जगह नॉन वायलेंस एक तरीका है जिससे कि आप लिबरेशन पा सकते हैं, जिसके आप मोक्ष प्राप्त सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बड़ी बात बोल दी, ठीक है। तो अब ये क्या बात, क्यों ऐसे बोला, ठीक है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर समझो, गांधी क्लोजली एसोसिएटेड ट्रुथ विद द नॉन वायलेंस, ही अटेम्प्टेड टू रियलाइज ट्रुथ बाय प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। इसीलिए तो गांधी अहिंसा के पीछे इतने पड़े हुए हैं। बोल रहे यार तुमको पता नहीं है, तुम तो आजादी तुमको मिलेगी हिंसा से, पर अगर मैंने हिंसा कर दी तो मेरे को तो भगवान ही नहीं मिले, मेरे तो भगवान ही खो गए, तो मैं अहिंसा कैसे कर सकता हूं? समझ में आ रहा? तो गांधी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा था 1922 के अंदर, जब गांधी ने एक पीक पे चला हुआ मूवमेंट को एकदम से बंद कर दिया था, बिकॉज एक पुलिस स्टेशन को कुछ भीड़ ने क्या कर दिया था, भीड़ ने, प्रोटेस्टर की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। गांधी ने तब की तब मूवमेंट को बंद कर दिया। क्यों? गांधी ने बोला नॉन वायलेंस ही एक ऐसा तरीका था जिससे कि हम भगवान तक पहुंच सकते थे, ट्रुथ तक पहुंच सकते थे, असली रियलाइजेशन कर सकते थे, पर तुम लोगों ने कर दिया वायलेंस। तो गांधी का जो पहला नेशनल मूवमेंट है, और उसके अंदर गांधी जी कह चुके थे कि 1 साल के अंदर मैं आजादी दिला दूंगा, और पूरा देश उसके अंदर कूद गया था, पूरा देश। बोले यार ये बंदा दिला ही देगा, ये बंदे का क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। समझ मारा? तो गांधी का वो जो पहला मूवमेंट है जिसके अंदर गांधी बोल रहे हैं कि मैं आपको आजादी दिला दूंगा, 1921 के अंदर जो स्टार्ट कर रहे हैं,
उसको एकदम से गांधी ने रोक दिया जब वो पीक पे था। हर कोई, जब भगत सिंह बच्चे थे तो वो गांधी के भक्त बन चुके थे उस वक्त। सुभाष चंद्र ने नहीं कहा कि यार मैं अपनी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा एक तरह से बड़ा एग्जाम माना जाता था, उसको छोड़ देता हूं भाई मैं। ही गॉट सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट मूवमेंट। उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने कहा गांधी के भक्त बन गए, और मूवमेंट बहुत ही पीक पे चला गया। ऐसा लग रहा था आजादी मिल ही जाएगी। सच्ची बोल रहे हैं ना, गांधी जो बोलते हैं वो सच्ची बोलते हैं। पर एकदम से इस मूवमेंट को बंद कर देना क्यों? क्योंकि वायलेंस हो गया, कहीं किसी भीड़ ने स्टेशन झोंक दिया, तो उन्होंने बोला कि अभी हम फ्रीडम के लायक नहीं, और इस मूवमेंट को पूरा का पूरा बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि बिना नॉन वायलेंस के आप ट्रुथ को नहीं जान सकते, आप गॉड को रियलाइज नहीं कर सकते, फ्रीडम तो दूर की बात है। क्यों? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो गांधी इस तरह से बोलता है, गांधी क्लोजली एसोसिएटेड ट्रुथ विद द नॉन वायलेंस, ही अटेम्प्टेड टू रियलाइज ट्रुथ बाय प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। टू हिम ट्रुथ इज माय गॉड, नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम। एक तरीका, एक जरिया है। He also opined that the only way to realize truth is the practice of ahimsa, the path of truth. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गांधी जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब अपन ने अभी तक पढ़ा है, लिबरेशन का मतलब। वो क्या होता है? कि अपने अंदर एक तरह से मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, डिटैच हो जाना इस वर्ल्ड से। ये मोह माया क्या है? ये मोह माया इस वर्ल्ड के अंदर रहने से ही तो मोह माया आ रही है ना। ये हमने सारी फिलोसफी ऐसे पढ़ी है, बुद्ध पर देख लो, सांख्य फिलोसफी देख लो, पुरुष प्रकृति, आचार्य शंकर देख लो, वेदांता का कॉन्सेप्ट, हर जगह ये कह रखा है कि इस प्रकृति से किसी तरह से हम क्या करें, ये वर्ल्ड की मोह माया से दूर हो जाए। ये मोह माया के कारण ही दिक्कत हो रही है, राइट। ये अगर मोह माया छूट जाए ना, अगर अटैचमेंट विद द वर्ल्ड छूट जाए ना, तो फिर हमारा मतलब एक तरह से हमने सेल्फ को जान लिया, हमने गॉड को जान लिया, हमने अपनी सोल को जान लिया। जीव ब्रह्मा ना परा हो गया, ब्रह्म सत्यम हो गया और जगत मिथ्या हो गया, अगर इस जगत की मोह माया से दूर हो जाए। जगत मिथ्या का मतलब यही तो था कि मोह माया से दूर हो जाओ, ऐसे समझ में आ जाए कि ये तो मिथ्या है, मतलब कि आप इससे अटैच नहीं हुए, फिर डिटैच हो गए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो नॉन वायलेंस क्या होता है, ये समझो। एक पर्सन है, ठीक है, अगर मान लो किसी ने इस पर्सन के थप्पड़ मारा, इसने इसके दो थप्पड़ और मार दिए, राइट, तो ये तो हो गया वायलेंस। अब इस इंसान के जब थप्पड़ मारा गया, इसने अगर मान लो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो देखो दो तीन चीजें इस चीज इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। मान लो इसने पलट कर थप्पड़ नहीं मारा, तो उसके अंदर बहुत सारी मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गई एक साथ ही। एक तो इसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आ गया, एंगर। अच्छा, हम क्यों किसी को कोई मारता है तो हमको बुरा क्यों लगता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, किसी ने हमको मारा तो हमको बुरा क्यों लगा? किसी ने हमारे पर वायलेंस करा तो हमें बुरा क्यों लगा? किसी ने कुछ गलत कहा हमसे तो हमें बुरा क्यों लगा? हमें बुरा इसलिए लगा बिकॉज हमारा ईगो हर्ट हुआ। ईगो, सेल्फ, सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, जो अपन ने पढ़ा था। ईगो के कारण ही हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मारा गया है, हमारी बॉडी को मारा गया है, ठीक है, हमें मारा गया है एक तरह से। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि ये बातें तुम समझ सकते हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, गांधी की यही पॉइंट्स है। गांधी बोलते हैं कि अगर आप वायलेंस नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारे काम आ गए। एक तो ये काम हो गया कि आपका जो ईगो है ना, जो इन्फ्लेट हो रहा है, वायलेंस से इन्फ्लेट हो रहा है कि मैंने वायलेंस करी, वो ईगो शांत हो जाएगा। और ईगो खत्म होना मतलब आपने अपना सेल्फ को, एक ईगो को खत्म करने का मतलब आपने अपने सोल को रियलाइज करने लग गया। अब
ईगो एक तरह से क्या है, ईगो एक तरह से आपकी नॉलेज को बांधे हुए रख रहा है, ठीक है। एक पर्दा है जो आपकी नॉलेज के ऊपर है, जो आपको सेल्फ से, सोल से एक तरह से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है। पर जैसे आपने अपना ईगो डाउन कर लिया ना, तो अब आपके अंदर एक मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप, समझ में आ रहा है। नॉन वायलेंस से क्या हुआ, आपके अंदर एक कंपैशन की फीलिंग आ गई कि यार देखो ये आदमी है ना भाई गुस्से में, आपको ये रियलाइज हो रहा है, इसलिए इसने मेरे को मारा, मेरे को वायलेंस नहीं करना है। सोच कर देखो, आप उस आदमी को मार सकते हैं पर फिर भी नहीं मार रहे। दैट मीन्स व्हाट, कि आप एक अलग चीज रियलाइज कर चुके हैं, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आपने एक तरह से क्या करा है, आपने अहिंसा करके, ठीक है, अहिंसा क्यों, अब देखो अंग्रेज जो है उन पे वो हिंसा क्यों करने से मना कर रहे हैं, बोल रहे ये भी इंसान है, पर गलत है, गलत सोच रहे हैं अभी, दिक्कत ये है। तो हमें इनको मारना थोड़ी ना चाहिए, ये हमारे ऊपर हिंसा करते हैं तो ये भी बीमार है। तो एक कंपैशन की फीलिंग आ रही है ना, कंपैशन की। आप अपने एनिमी को भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से एनिमी के बारे में भी सोच रहे हैं। वायलेंस करने से तो क्या होगा, उसने आपको मारा, आपने उसको मार दिया, वायलेंस करने से कुछ नहीं होगा। गांधी ये बिलीव करते हैं कि इंसान, वेदर इट इज ब्रिटिशर्स और कोई भी हो, बाई इट्स वेरी नेचर इज एल्ट्रुइस्टिक, ये एल्ट्रुइस्टिक है भाई, ये बेनिवोलेंट है भाई, ये मोरल है, ये काइंड है, ये पीस लविंग है भाई, ये हार्मनी से रहना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर वायलेंस कर देंगे, ऐसा इंसान है वो किसी इग्नोरेंस के अंदर वायलेंस कर रहा है, अगर हम पलट कर वायलेंस कर देंगे इसके ऊपर, तो हम इसको रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमें इसे रिफॉर्म करना है, इसे, इसकी इग्नोरेंस हटाकर इसको वापस रियलाइज करना है, अरे भाई तू पता है एल्ट्रिस्टिक है, बेनिवोलेंट है, मोरल है, काइंड है, पीस लविंग है, हार्मोनियस है। इस तरह का कंपैशन डेवलप होगा तुम्हारे अंदर नॉन वायलेंस करने से। ये कंपैशन, इसमें इसका भला तो हो रहा है, तुम्हारा भी भला हो रहा है, तुम्हारे अंदर देखो मोरल वैल्यू सिस्टम, एक तो तुम्हारा ईगो जो था वो शांत हो गया, ईगो के कारण ही तो तुम वायलेंस कर रहे थे, वायलेंस करने से ईगो इन्फ्लेट हो रहा था, ईगो शांत हो गया। तुम्हारे अंदर एक कंपैशन डेवलप हो, अपने एनिमी के प्रति भी आपको कंपैशनेट हो रहे हो, एनिमी को एनिमी की तरह नहीं देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार ये इग्नोरेंस में है, अब इसको इग्नोरेंस में बीमार आदमी, जैसे पागल आदमी है वो किसी को मार दे तो आप पलट कर उसको थोड़ा ना मानेगा, यार तो पागल है। बच्चा मार देता है, छोटा बच्चा, मेरा बच्चा मेरे को बहुत मारता है, रात को मार के 10 12 बार पापा की पिट्टी नहीं कर दे उसके बाद छोटा सोता है, मैं उसको पलट के थोड़ी ना मारूं। वैसे ही ये इंसान जो है एल्ट्रिस्टिक है, बेनिवोलेंट है, मोरल है, काइंड है, पीस है, हार्मोनस है। बट ये इंसान जो है ये अभी इग्नोरेंस में है, जैसे एक बच्चा इग्नोरेंस में होता है, जैसे एक पागल आदमी इग्नोरेंस में होता है, जैसे एक साइकोलॉजिकली इल पर्सन इग्नोरेंस में होता है, वैसा ही है। इसके प्रति आपको कंपैशन की भावना दिखानी है, इसको हमको रिफॉर्म करना है। तो हम कहेंगे इससे, ठीक है यार तू मेरे मार ले, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नहीं मारूंगा। इसके दिल में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अरे कैसा आदमी है, मैं इसको मार रहा हूँ, ये मेरे को मारने का। मान लो कोई आदमी आपको एक थप्पड़ मारता है, गुस्से में होता है, आप हंस देते हैं, कोई बात नहीं यार, और उसको पता है कि यार ये मेरे को पलटकर मार सकता है, वो एक और थप्पड़ मारता है, फिर भी आप कह रहे हैं ठीक है यार सो। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे आप वो आपको फॉल्स अपना गुस्सा दिखाए, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक तरह से ऐसा लगेगा इसको कि मैं गलत कर रहा हूं, ही विल रियलाइज इट, ठीक है यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों मार रहा हूं। तो मारते 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 इसको रियलाइज हो जाएगा कि यार आई एम नॉट डूइंग द गुड थिंग, और इसका एक तरह से चेंज ऑफ हर्ट होगा। चेंज ऑफ हर्ट इसका तो हो रहा है, पर ये सोचना कि इसका चेंज ऑफ हर्ट हमें करना है, इसको हमको रिफॉर्म करना है, तो मतलब तुम कितने कंपैशनेट हो गए, तुम्हारे अंदर कितनी करुणा आ गई, करुणा का भाव आ गया, और तुम्हारा ईगो कितना खत्म कर दिया आपने, अपना ईगो।
ईगो खत्म करना, मैं को खत्म करना, यही तो हम पढ़े हैं अभी तक फिलोसफी के अंदर। प्रकृति जब होती है तो सबसे पहले इंटेलेक्ट आता है, फिर ईगो ही आता है, ईगो ही करता है फिर सारा काम। अहंकार ही इवोल्यूट्स, आगे के इवोल्यूट इससे ही बनते हैं। तो जब यही नहीं रहेगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा, तो फिर हरि आएंगे। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नहीं। मैं मतलब क्या है? ईगो। समझ में आ रहा है? तो जब ईगो चला जाएगा तुम्हारे अंदर से, कंपैशन की फीलिंग आने लग जाएगी, दूसरे के लिए आप क्या करें करने लग जाएंगे, पीस आपके अंदर आ जाएगी, हार्मनी आपके अंदर आ जाएगी। यही तो क्या है? यही तो ट्रुथ है। याद करो इंडिया का कॉन्सेप्ट ऑफ, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, यही तो तुम्हारा नेचर है। जैसे आग का नेचर जलाना है, वैसे तुम्हारा भी यही नेचर है, कंपैशनेट होना, वायलेंस नहीं करना, ट्रुथ बोलना, राइट? ये सब चीजें तुम्हारा है। तो तुम्हें सिर्फ नॉन वायलेंस से ये सारे परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। परोपकार की फीलिंग आ रही है, कंपैशन की फीलिंग आ रही है, ईगो खत्म हो रहा है, सिर्फ नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने से। अब नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना क्या है ये समझो। मान लो कि आप बड़े पावरफुल आदमी हैं, ठीक है? सामने वाले ने आपके थप्पड़ मारा, अब आपको पता है कि नॉन वायलेंस ही करना है, पर आपके अंदर ईगो भी बहुत है। उसने एक थप्पड़ मारा, आप चुप रहे, दूसरा थप्पड़ मारा, तीसरे थप्पड़ में आपने धून दिया उसको बुरी तरह। तो मतलब आपके अंदर अभी ट्रुथ आया नहीं। आप कहेंगे शिट यार, मैंने तो धून दिया इसको, मतलब मैंने तो वायलेंस कर दिया। मतलब कंप्लीटली कंपैशनेट आप नहीं हुए ना उसके प्रति, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरा चांस आया कि उसने कहा अब कि मैं ना वायलेंस नहीं करूंगा। वायलेंस नहीं करना भी एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों। तुमको बहुत गुस्सा आता है, मान लो तुमसे कोई बोल दे भाई हाथ मत उठाना, सामने वाला थप्पड़ मार रहा है, तुम हाथ नहीं उठा रहे, फिर थप्पड़ मार रहा है, फिर हाथ, पर एक पॉइंट पे तुम मारो। उसका मतलब अभी तुमको रियलाइजेशन हुआ नहीं, प्रैक्टिस, पहला जो टेस्ट था वो फेल हो गया था। जिस दिन तुम ऐसा कर दो, क्या, कि सामने वाला आपके ऊपर वायलेंस कर रहा है, आप वायलेंस नहीं कर रहे, कंप्लीटली कंप्लीटली वायलेंस नहीं कर रहे, मतलब तन से भी नहीं कर रहे, मन से भी नहीं कर रहे, मन से करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके थप्पड़ मारा, आपके अंदर इसके प्रति नेगेटिव फीलिंग आ गई, यही आपका वायलेंस हो गया। गांधी ऐसे बोलते हैं, गांधी वाइडर फॉर्म में बोलते, आपको वायलेंस नहीं करना मतलब उसके प्रति नेगेटिव भी नहीं सोचना। अरे बाप रे, आपको लग रहा है ये मेरा अपोनेंट है, ये मेरे लिए गलत काम कर रहा है, पर आपको इसके लिए गलत नहीं सोचना, गलत सोचते वायलेंस हो गया, टेस्ट फिर फेल कर गए आप। एक ऐसी स्टेज आ जाए, प्रैक्टिस करते 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 करते, गांधी कहती है एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके अंदर आप ना तन से उसके ऊपर वायलेंस कर रहे हो, ना फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, ना फिर आप मन से उसके लिए गलत सोचना भी एक वायलेंस है, ना मन से आप गलत सोचते। जैसे एक भी थॉट आ गया ना, अरे इसको मैं मार दूं खींच के लपड़, है ना, इतना गुस्सा आ रहा है इसको मार दूं, तब मतलब वायलेंस हो गया। तो गांधी बोलते हैं प्रैक्टिस करते 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 करते, टेस्ट देते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके अंदर वो आपके थप्पड़ मार रहा है और आपके अंदर मन में भी उसके लिए नेगेटिव विचार नहीं आ रहे। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। एक तरह से भगवान को ही पा गए, एक तरह से लिबरेट हो गए, एक तरह से मोक्ष को ही प्राप्त कर लिया आपने। पहली बार में नहीं होगा, पहली बार में उसने मारा, आपने सोचा ठीक है यार कंट्रोल कर लेता हूँ, दूसरी बार पर आपके अंदर मन में विचार आने लगे कितना गंदा आदमी है, इसको मारूं मैं पकड़ के, बस वो तो मेरे को किसी ने रोक रखा है। तो आपका टेस्ट फेल हो गया। मतलब आपको मन से भी वायलेंस नहीं करना है, फिजिकल वायलेंस के अलावा मन से। और ये जब हो जाए कि आप मन से भी किसी के प्रति, जो कि आपका अपोनेंट है, जो आपका बुरा चाहता है, उसके प्रति आप मन से भी शुद्ध हो गए, मन से भी शुद्ध हो गए, बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर उसके प्रति आप नेगेटिव सोच भी नहीं रहे,
तो इसका क्या है, इसका रियलाइजेशन, ट्रुथ का रियलाइजेशन हुई है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो व्हाट इज ट्रुथ अकॉर्डिंग गांधी इज व्हाट, कि ट्रुथ इज गॉड एंड हाउ वी कैन रियलाइज ट्रुथ इज थ्रू द नॉन वायलेंस। अगर हम नॉन वायलेंस वाली प्रैक्टिस को समझ गए ना, हम उसके लिए गलत सोच रहे हैं, अपने ओपोनेंट के लिए ही हम गलत नहीं सोच रहे, उसके ही वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रू रियलाइजेशन ऑफ गॉड। सत्य का रियलाइजेशन आपको हो गया। तो आप यहां पर देखो सत्य के बाद, और सत्य को किस तरह से नॉन वायलेंस से गांधी ने जोड़ा है, ये आप इसके अंदर देखो। नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम, मतलब गॉड को रियलाइज करने का तरीका है, इतना इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंस, तो कैसे छोड़ दूं मैं। गांधी इस तरह से बोलते थे। He also opined that the only way to realize truth is the practice of ahimsa, the path of truth. He found it impossible to view satya and ahimsa as two distinct concepts. कोई दो अलग concept नहीं है. They were two sides of the same coin, where it is impossible to make out obverse and the reverse. कौन सा सीधा है, कौन सा खराब, मतलब उल्टा है कॉइन, हेड कौन सा है, इसको ये नहीं पता सकते आप। सत्य अहिंसा के बिना आप रियलाइज नहीं कर सकते गॉड को। They are two most important qualities that not only determine our conduct but also define our character. While truth is the end goal, ahimsa denote the means to realize it. तुम एक बार अपने अपोनेंट के प्रति ऐसा होके तो देखो, गांधी बोलते हैं कि जिसमें तुम्हारे मन के अंदर भी कोई गलत विचार नहीं आ रहे, उसके बाद मन के अंदर गलत विचार आते ही तुम वायलेंट हो गए। गांधी firmly held that steadfast adherence to and practice of ahimsa, अगर आप अहिंसा के अंदर पूरे अच्छे से अहिंसा को प्रैक्टिस कर रहे हो, इनएक्सोरेबली लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, तो ट्रुथ का रियलाइजेशन आपको हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इस कॉन्सेप्ट के आगे ही कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह इज देयर। गांधी के जो सत्याग्रह है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो गांधी कैसे कर ले भाई वायलेंस, कैसे वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो बोल रहे हैं सत्याग्रह में जो सत्य वर्ड है, जो कि ट्रुथ का वर्ड है, उसको रियलाइज करने का तरीका ही नॉन वायलेंस है, तो मैं कैसे कर लूं वायलेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ट्रुथ का कॉन्सेप्ट है गांधी का, और ट्रुथ के कॉन्सेप्ट पे ही सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है गांधी का, जो कि एक उन्होंने इनोवेशन करा है ना, एक इनोवेशन करा है सत्याग्रह, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लो सत्याग्रही वो ही वायलेंस करने लग जाएगा, तो गांधी बोलेंगे फिर क्या मतलब है सत्याग्रह। ठीक है, तो अब हम सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है ये समझो। सत्याग्रह इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड सत्य। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या है। सत्याग्रह का मतलब यह है सत्य को ग्रहण करना। ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब ले लेना। और एक और मतलब है सत्य का आग्रह करना। ग्रहण करना मतलब कि आप सत्य को जानो। ग्रहण करना मतलब ऐसा ही नहीं कि बस किसी चीज को ले लिया, नहीं, आप बिल्कुल अंदर तक इस सत्य को जानो। सत्य कहां है ये जानो, और एक बार पता चल जाए सत्य ये है भाई, तो उसके ऊपर फिर आपको उसके लिए डरना नहीं, फिर आपको उसके लिए खड़ा रहना है। आपको ही पता चल जाए सत्य कहां है ना, तो सबसे पहला स्टेप जो है सत्याग्रह का ये है कि सत्य कहां है वो खोजो। गांधी कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते थे उससे पहले पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रिपरेशन करते थे, ये ढूंढने के लिए कि ट्रुथ कहां है। चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने करा, चंपारण सत्याग्रह जो भारत के अंदर आप कह सकते हैं पहला ही मूवमेंट था उनका, तो उसके अंदर पहले उन्होंने देखा कि चंपारण के अंदर जो इंडिगो की खेती हो रही है उसके अंदर किसानों के बारे में उन्होंने जाना, किसानों के घर गए, इंटरव्यू लिया उनका कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिगो प्लांटर्स आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगा कि यार, और उन्होंने अपनी टीम बनाई, टीम जाकर पूरे के पूरे एविडेंस कलेक्ट करके लाई भगवान इसके पास, गांधी जी के पास। और गांधी जी को जब रियलाइज हुआ यार सत्य पता है क्या है, सत्य है इन फार्मर्स के साथ बुरा हो रहा है, ये गांधी ने पहले रियलाइज करा, सत्य को खोजा। तो गांधी ऐसे बोलते हैं सबसे पहले सत्याग्रह का पहला स्टेप है सत्य को रियलाइज करो। सत्य कहां है, ट्रुथ कहां है। कहीं आप ट्रुथ कहीं अलग ही देख रहे हो, कहीं किसानों की गलती हो और आप उसके ऊपर नहीं, सबसे पहले ट्रुथ को खोजो।
और ट्रुथ को खोजने के बाद ऐसा नहीं कि बस ट्रुथ को खोज लिया या फिर ट्रुथ बोल दिया दैट इज सत्याग्रह, नहीं। ट्रुथ को फिर आपको, ट्रुथ के लिए फिर आपको लड़ना पड़ेगा। आपको एक तरह से ट्रुथ के ऊपर पूरा का पूरा, अब आपको उस ट्रुथ को रियलाइज हो गया। अब आपको पता चल गया भाई फार्मर्स की है ना, फार्मर्स की गलती नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की गलती है, इंडिगो प्लांटर्स की गलती। अब आपको ये रियलाइज हो गया, उसके बाद अब आपको ट्रुथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ट्रुथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा मतलब सर, मतलब कि भाई अब कुछ भी हो जाए आपको रियलाइज हो गया व्हाट इज ट्रुथ। अब यू हैव टू इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई और जरिया नहीं है, अब आप इस ट्रुथ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितनी भी भयंकर लड़ाई हो। लड़ाई लड़ेंगे सर गांधी, हाँ, पर वो लड़ेंगे नॉन वायलेंटली। ये तरीका उनका नॉन वायलेंट, वायलेंट नहीं होना है। क्यों सर नॉन वायलेंटली कैसे लड़ाई करेंगे? ट्रुथ के लिए तो कहीं तक भी निकल जाओ, हाँ, पर नॉन वायलेंटली कैसे? अब गांधी की वही बेसिक फिलॉसफी कि जो अधर्म की साइड है ना, अधर्म की साइड, वो भी बेनिवोलेंट ही है, मोरल है, काइंड है, पर उसको अभी रियलाइज नहीं हुआ है। उसकी बुद्धि के ऊपर अभी पर्दा गिरा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर वायलेंस कर दिए ना तो उसकी बुद्धि के ऊपर और पर्दा गिर जाएगा। फिर उसको लगने लग जाएगा अब मेरा जो कॉज है दैट इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने मेरे पे वायलेंस करा, अब मैं अपना, मैं सही कर रहा हूं, इसका मतलब। समझ में आ रहा है? कोई आदमी गलत कर रहा है, आप उसको मारने लग जाओ, तो अब उसको एक एक रीजन मिल गया ना गलत करने का, कि किसने मेरे को मारा। तो महात्मा गांधी कहते हैं ट्रुथ को रियलाइज करना है, जो ट्रुथ को आपको अटेन करना है वो वायलेंस से नहीं होगा। ट्रुथ क्या है? इसको ये रियलाइज कर देना कि ये गलत है, जो अधर्म है उसको, धार्मिक को ये बता देना कि भाई तू, है ना। तो महात्मा गांधी जो होते, वो अगर कृष्ण की जगह होते ना, तो महात्मा गांधी कृष्ण की जगह होते तो अर्जुन से बोलते कि भाई तू नॉन वायलेंस ही कर, ये तेरे को मारे तू मर जा, तू मर। ये मार रहा है, एक थप्पड़ मार रहा है, दो मार रहा है, 10 मार रहा है, 20 मार रहा है, एक दिन उसको रियलाइज हो जाएगा सामने वाले को कि मैं गलत कर रहा हूं। दुर्योधन को एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि आई एम रॉन्ग। तो ये जब कंटिन्यूअसली हमको मारते रहेंगे, या फिर हम, अब इसको कैसे रियलाइज हो भाई, इसको कैसे रियलाइज हो कि मैं धार्मिक हूं? ऐसे समझ लो एक आदमी जो है वो गलत है, अधार्मिक है, ट्रुथ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी पर्दा पड़ा हुआ है इसकी बुद्धि के ऊपर। अब उस बुद्धि का पर्दा उठाना है। आपने इसके दो थप्पड़ और मार दिए तो इसको अब कॉज मिल जाएगा कि हाँ ठीक है यार, मेरे को उसको इसलिए मारना है। अब वो उस बुद्धि पे से पर्दा नहीं उठा पाएगा कभी जीवन। पर वहीं ये आपके ऊपर मार रहे हैं, आप मार खा रहे हैं, ठीक है, आप नॉन वायलेंट होकर बैठे कि मैं नहीं करूंगा, और ये कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मैं तेरे लिए एक तरह से सत्याग्रह करूंगा। सत्याग्रह का मतलब क्या है? कि मैं इसके लिए एक तरह से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान इसकी बुद्धि पे से पर्दा हट जाए, ये गलत है, ये गलत की साइड है, हे भगवान इसकी बुद्धि पे से पर्दा उठ। अब आप इसके भले के लिए सोच रहे हैं, आप जब तक इसके भले के लिए नहीं सोचोगे तब तक सत्याग्रह नहीं आएगा। इसके भले के लिए सोच रहे हैं कि यार ये किसी तरह से सही हो जाए, और आप किसी के प्रति तन मन धन से सोच रहे हैं कि यार ये बेचारा किसी तरह सत्य हो, सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए, और ये आपके ऊपर अत्याचार करे या आपके थप्पड़ मार दे, और आपने कुछ नहीं कहा, इसने एक और थप्पड़ मारा, आपने कुछ नहीं कहा, तो इसको रियलाइज होने लग जाएगा ना यार आई एम रॉन्ग, कि देखो ये कैसा इंसान है जो मेरे लिए ही बैठा हुआ है, मेरे भले के लिए बैठा हुआ है, ऐसा बोलता है ये कि मैं तुम्हारा ही भला कर रहा हूं और मैं इसको ही मार रहा हूं। अब इसके ऊपर से धीरे धीरे इसका ईगो साइड होगा, इसके बुद्धि पे से पर्दा हटेगा, देयर विल बी चेंज ऑफ हार्ट। ऐसा गांधी बोल रहे हैं, चेंज ऑफ हार्ट। गांधी बोल रहे हैं जब मैं यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठा हूं, भूखा प्यासा हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूं, तो इसको एक दिन रियलाइज होगा, क्योंकि ये आदमी भी बुरा नहीं है, ये आदमी भी बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड, बट क्योंकि इसकी बुद्धि के ऊपर पर्दा गिर गया इसलिए उसको वो चीज रियलाइज नहीं हो रही। तो सत्याग्रह एक तरह से क्या है, अपने अपोनेंट के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना, उसके प्रति प्यार से भर जाना है तुम्हें, ऐसे गांधी बोलते हैं।
और जब तुम प्यार से भरोगे तब उसको रियलाइज होगा यार मैं गलत हूं, और इसका चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। वायलेंस से तो क्या होता है, तुमने आज मार दिया कल वो तुमको मार देगा। भाई आज तू मार ले जितना मारना है, कल मैं तेरे को देख लूंगा। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया इन्होंने गांधी, सत्य के ऊपर आग्रह करके, सत्य को ग्रहण करके। तो गांधी जब ऐसे बोल रहे हैं सत्याग्रह करना है, मतलब अपोनेंट के प्रति हमको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी, तो वो अहिंसा से ही होगा ना भाई। अहिंसा इज द मेन कंपोनेंट। तुम इसके ऊपर हिंसा कर दिए तो इसको तो एक कॉज मिल गया, इसके ऊपर से फिर कभी भी बुद्धि के ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा, ये तो तुमसे लड़ने लग गया आप। पर तुम इससे आग्रह करते रहो कि यार देखो तुम गलत हो, गलत साइड पे हो, गलत साइड पे हो, तो एक दिन इसको रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि ये भी अंग्रेज भी बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड, बट वो तो उनके ऊपर एक तरह से किसका पर्दा पड़ा हुआ है, पैसों का लालच है, लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, इंपेरियलिज्म कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज करवाना, चेंज ऑफ हार्ट के टेक्निक अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट, तो सत्याग्रह मीन्स अर्ज फॉर सत्य और ट्रुथ, इज नॉट मियरली इंसिस्टेंट ऑन ट्रुथ, बट क्या है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ थ्रू वेज विच आर मोरल एंड नॉन वायलेंट। सत्य को जान गया, अब देख, अब मैं उसका सर फोड़ के आ जाता हूं, यहां पर गलत हो गए तुम, फिर सत्याग्रह नहीं करा तुमने, सत्य को जान जान ही नहीं पाए, फिर तुम नॉन वायलेंट और मोरल होकर लड़ना है। और लड़ना क्यों है, हमें तो उसको एक तरह से रिफॉर्म करना है, इस भावना के साथ हमको जाना है। इट इज नॉट इम्पोजिंग ऑन वंस विल ओवर द अदर, हम अपनी कोई विल नहीं कर रहे कि भाई तू गलत, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो। इट्स बेटर ना उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि यार मैं तो गलत हूं। बट इट इज अपीलिंग टू द रीजनिंग ऑफ द अपोनेंट, उसके अपोनेंट के रीजनिंग के ऊपर आप अपील कर रहे हो, देखो तुम गलत हो, हम उसके ऊपर थोप नहीं रहे। इट इज नॉट कोर्जन, कोई फोर्सफुल नहीं हो रहा, फोर्सफुल जहां हो गया वहां गांधी खत्म। गांधी कहते हैं फोर्सफुल तो होना ही नहीं है कभी, गांधी कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट करो। यही टेक्निक अपनाएंगे गांधी, ऐसे बोलेंगे जैसे अपर कास्ट से जब गांधी को बोलना है तो अपर कास्ट को ऐसे नहीं कहेंगे अपर कास्ट को जेल में डाल दो कि वो दलित के साथ ऐसा इतना अत्याचार कर रहे, नहीं। गांधी पता है क्या करेंगे, इनको रियलाइज करवाने के लिए गांधी अनशन पर बैठ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, और हंगर स्ट्राइक करके कहेंगे गांधी तुम हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, बेटा तेरे को सुधारने के लिए, तेरे लिए कर रहा हूं, तू पाप तू कर रहा है, हंगर स्ट्राइक मैं कर रहा हूं, तू देख दलितों पे इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है, उसको समझ, उसके लिए मैं हंगर स्ट्राइक करके बैठा हूं। तो इसको लगेगा यार ये आदमी मेरे लिए, ठीक है मैंने कुछ गलत करा है और मेरे लिए आदमी क्या है, एक तरह से हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये उसकी रीजनिंग को अपील करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो सत्याग्रह जो है दैट इज एक तरीका है जिससे कि सामने वाले को रियलाइज करवा दो उसकी गलती, और सामने वाला भी ऐसे कोई गलत इंसान नहीं है, और आपको ये सोचना भी नहीं है गलत इंसान, आपको तो पता है कि भाई ये देखो अभी थोड़ा सा ना पागल हो रखा है, थोड़ा सा बीमार है, बीमार आदमी को ऐसे थोड़ा दवाई देके तो ठीक करते हैं, थोड़ा थप्पड़ मार मार के आदमी को और पागल बना दो। तो गांधी उस तरह से कह रहे हैं, तो गांधी ऐसे बोलेंगे एट्रीब्यूट ऑफ सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह इज ए मोरल वीपन एंड डज नॉट एंटरटेन इल फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट। इल फीलिंग तो आपको रखनी, इल फीलिंग जहां रखी आपने तो मतलब सत्याग्रह तो कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको किसी ने कह रखा है बस आप किसी तक कंट्रोल करके बैठे हैं। एक बार गांधी बोलते थप्पड़ मार दे, देखो कितना बुरा सूटूंगा इसको, तो गांधी ने क्या कर रखा है, रोक के रख रखा है, ऐसे नहीं। सत्याग्रही का मतलब ये है, सत्याग्रही अपने अपोनेंट के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखें। इट इज ए नॉन वायलेंट डिवाइस एंड कॉल्स अपॉन इट्स यूजर टू लव हिज एनिमी, अपने एनिमी से प्यार करें। इट डज नॉट वीकन द अपोनेंट बट स्ट्रेंथन हिम मोरली, इट इज वेपन ऑफ ब्रेव। उसको वीकन नहीं करना है, अपोनेंट को कमजोर कर दे, अंग्रेजों को नहीं, उसको स्ट्रेंथन करना है मोरली, उसको खुद को रियलाइज करवा देना है कि यू आर रॉन्ग। अलग टेक्निक है, ये टेक्निक है, गांधी बोलते हैं दिस इज माई टेक्निक, ये मेरा तरीका है, ये बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है, तो गांधी का सत्याग्रह जो होगा ट्रुथफुल होगा, ट्रुथ के साथ होगा, हमेशा ट्रुथ को रियलाइज करेंगे पहले, फिर मोरली इम्ब्यूड होगा,
नॉन वायलेंट होगा, पर्सन विदाउट एनी मलाइस, ही इज द वन हु इज व्हाट डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ ऑल, जिसके अंदर कंपैशन की फीलिंग हो वही सत्याग्रही बन सकता है। और सत्य को जानते 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 आपके अंदर ये चीजें, सत्याग्रह को प्रैक्टिस करते करते आपको ट्रुथ रियलाइज हो गया, और उसके अंदर नॉन वायलेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो नॉन वायलेंस इज द ओनली वे टू रियलाइज द ट्रुथ, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो यू कैन राइट दिस, गांधी के स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं उसको। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आजकल ऐसे राइटिंग में, लिखना क्या है समझ ही नहीं आता, समझ में आ रहा है? तो गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऐसे राइटिंग ऑल्सो। देखना इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको सारा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ गांधी का कितना सारा इंपॉर्टेंस, ठीक है। पर ये अपन फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं गांधी का, राइट। तो यहां तक हमने गांधी की ट्रुथ की कॉन्सेप्ट को इसके अंदर समझा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।